पूर्वे जी, आदरणीय नेता हमारे उदयनारायण चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर विद्यार्थी जी, आदरणीय प्रोफेसर और हम लोग के नेता सुबोध मेहता जी, सभी हमारे सम्मानित नौजवान साथी, मातम बहनों, थोड़ा बात जरूरी भी है और आप इस तरह से इसको न लें कि हम लोग चुनाव में विफल हो गए हैं, इसीलिए आप लोगों को बीच में हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। हम लोग लगातार बातों को रख रहे थे बीच में। पिछले एक साल में करीब करीब हम लोग 1 दर्जन से कम हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर संवाद किया होगा और ये हमारी जो संवाद की प्रक्रिया है जो धीमी हो गई थी, इसको तीव्र करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि जो पूरा चुनाव जो परिणाम है वह निश्चित तौर पे हमारे विचारधारा की जो लड़ाई जो है वह केवल हमारी चुनावी राजनीति तक सिमट गई है। हम चुनाव में सक्रिय होते हैं और फिर चुनाव के बाद हम निष्क्रिय हो जाते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी विफलता है। थोड़ा वक्त लगेगा आज बातचीत करने में हमको और घबराने की आवश्यकता नहीं है, समय से हम लोग खत्म भी करेंगे। प्रमुख बातों से हम पहले निर्वाचन आयोग पर थोड़ी हम चर्चा कर लें, ये बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग की भूमिका हमारे लिए इसलिए सबसे बड़ा चीज है क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र की जो चुनावी प्रणाली है उस प्रणाली को एक मशीन के तौर पे निर्वाचन आयोग उसको बनाए रखने की उसकी जिम्मेदारी भी है और उसको संचालित भी करता है। इसीलिए देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत साफ शब्दों में एक उम्मीद किया था कि एक लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण के लिए बहुमत का होना आवश्यक है, बहुमत का होना आवश्यक है। लेकिन सरकारों को चलाने का जो आधार होगा वो सर्वानुमति होगा। हमारे जो आदरणीय नेता हैं यह केवल दोनों एमएलए और एमएलसी नहीं रहे बल्कि सदन चलाने की जिम्मेदारी के पद पे थे। जो सबसे बड़ा हमारा कहा जाता है लोकतंत्र के सबसे बड़े जो रक्षक होते हैं वो हाउस के स्पीकर होते हैं, सरकार के नहीं। व्यवस्थापिका के प्रमुख हमारे यही है। हमारे दोनों का जो अनुभव है वो हमसे बेहतर अनुभव होगा। हम तो उस क्लास के छात्र हैं, संसदीय एज एमएलए एमपी हम लोग स्टूडेंट होते हैं हाउस के क्लास के, और हमारे हेडमास्टर कह सकते हैं, मास्टर नहीं हेडमास्टर अध्यक्ष ही लोग होते हैं। इनकी अनुमति से हम बोलते भी हैं और हमारी जो बोलने की जो सत्यता है इनकी अनुमति के ऊपर निर्भर करता है। वो जब चाहे हमारे भाषण को स्पंज कर देंगे, कह देंगे कि आपने जो भी बात कहा वो असत्य है, झूठा है, निकाल दिए जाएंगे। इतना नहीं ताकत होता, हम किस विषय पर बात करेंगे यह भी तय करने का अधिकार संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष लोग की होती है। मैं अभी उस अध्यक्ष के पद पर नहीं जाना चाहता, वो एक अलग पूरी बात है कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो कमजोर हुआ है, हमारी पूरी जो संसदीय प्रणाली जो कमजोर हुआ है, वो एक लंबी गिरावट है जिसके चलते आज हाउस चलता ही नहीं। बिहार विधानसभा की बात करें तो केवल हम एक स्टाम्प है आज के दिन में, रबर स्टाम्प, क्योंकि कानून में लिखा है कि कोई भी सरकार चलाने के लिए उसको पैसे की जो खर्च है उसकी अनुमति विधानसभा या विधानमंडल से होना आवश्यक है। विधानमंडल की जरूरत नहीं है इसमें। बजट के मामले में विधानसभा अपने आप में उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, कोई भी दूसरे सदन की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कानून में लिखा है। तो अब केवल हाउस चलता है, विधानसभा विधान परिषद केवल बजट पास करने के लिए कि बजट उनका पास हो जाए, खर्चे का अधिकार मिल जाए और सरकार चलाने वाले लोग फिर निरंकुश तरीके से सरकार चलाएंगे। यह भारत के भीतर अब स्थापित परंपरा भी है और यही तथ्य भी है। मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता यहाँ पर, केवल मैं संकेत दे रहा हूं। जो संकटग्रस्त जो हमारा क्षेत्र है उसके हम कुछ बिंदु हम छोड़ देते हैं आपके बीच में। मैं निर्वाचन आयोग पर
उस कानून की बात करना चाहता हूं जो 1950 पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के जरिए इस देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए निर्वाचन का अधिकार उनको मिला हुआ था। और उसमें बहुत बड़ा बात नहीं लिखा हुआ है, बहुत साफ बात एक लिखा हुआ है कि वयस्क मताधिकार। उसमें एक शब्द लिखा है वयस्क मताधिकार। भारत के भीतर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति का वयस्क मताधिकार, यही एक लाइन लिखा हुआ है कि वो वोट देने का अधिकार होगा। वयस्क मताधिकार भारत में जन्मा हुआ। सवाल इस पैदा हो रहा है कि पूरा जो SIR की जो पूरी बिहार के भीतर जो प्रयोग शुरू किया इन्होंने, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, हमारा चुनौती इसी बात को लेकर था कि इलेक्शन कमीशन, मैं पिटिशनर भी था सुप्रीम कोर्ट के भीतर, कि किस तरीके से इसका वायलेशन हो रहा है इस कानून का। जो लागू करने वाली जो एजेंसी है निर्वाचन आयोग, वो पूर्णतः गैरकानूनी तरीके से पूरे अभियान को चला रहा था। आप वयस्क मताधिकार की जांच में नागरिकता की जांच शुरू कर दिया गया था और नागरिकता की भी जांच में इस तरीके का फैसला दे रहा था कि पहले आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, मृत्यु दंड आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको साबित करना होगा कि आप सही थे। ऐसा कहीं दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके की देश में नहीं होता। पहले आरोप तय होता है, उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद दंड का निर्धारण होता है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में यही बात लिखा हुआ था कि किसी मतदाता पे आपको संदेह हो तो बकायदा उसको नोटिस करिएगा और नोटिस होके वो सशरीर उपस्थित होगा और उपस्थित होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इस नियम का कहीं कोई पालन नहीं हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विफल रहा। हम इसलिए विफल की बात कह रहे हैं कि अभी तक वो फैसला नहीं आया। हो सकता है कि हम जो बात कह रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस दिन अंतिम फैसला दे तो शायद मेरी बात को मान्यता दे दे, लेकिन वही हुआ, बिहार का तो चुनाव बीत गया। निर्वाचन आयोग के सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट की अधीन सुनवाई था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो लापरवाही थी, ससमय सुनवाई नहीं करना और अंतिम तारीख जिसको तय किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट कि हम 7 अक्टूबर को फैसला दे देंगे, जिसके आधार पे ये नवंबर है, अक्टूबर, चुनाव की घोषणा हम लोग की हो गई थी। क्या तारीख को? 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 अक्टूबर को। संदेह क्यों पैदा होता है कि ये किस तरीके से निर्वाचन आयोग कॉम्प्रोमाइज था नरेंद्र मोदी की सरकार से। वो इस तथ्य के साथ आपको जानना जरूरी है कि 7 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम फैसला देंगे SIR पर जो पूरे देश के लिए मानक होगा, केवल बिहार के लिए नहीं, मानक देश के लिए होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस विवेकाधिकार को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उस प्रावधान का उपयोग कर दिया जिसको नहीं करना चाहिए था। संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगर असम्मान हो जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। 6 तारीख के ही शाम को चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। आखिर कौन ऐसी परिस्थिति थी कि मात्र 24 घंटा देश का इलेक्शन कमीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं हुआ। केवल यह समय ही साबित करता है कि इसमें कहीं न कहीं अपराध में शामिल था निर्वाचन आयोग। ये सबसे बड़ा इसका उसके लिए तथ्य है। क्यों? एक सुप्रीम कोर्ट में संविधान में इलेक्शन कमीशन को ताकत देता है कि इस देश के भीतर ऑटोक्रेसी, निरंकुशता न आए, इसीलिए चुनाव कराने का अधिकार 5 साल के भीतर निर्वाचन आयोग को स्वतः हासिल होता है। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती, न कोर्ट की न सदन की। ऑटोमेटिक इसको ऑटो पायलट पे चले जाना है 4.5 से 5 साल के बीच। लिखा हुआ कानून में क्या, वो कब अवधि होगा? 4.5 साल पूरा होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया स्वतः चालू हो जाएगी। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, सिवा कि इमरजेंसी लागू करना पड़े।
और एक बार निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो गया, तो कोई भी सरकार और कोई कोर्ट का फैसला सुनने का अधिकार नहीं है। अब मेरी गुण दोष पर नहीं होगा कि हम सही है या गलत, इलेक्शन कमीशन उस प्रक्रिया को शुरू कर देगा तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं ले सकता। इसके आड़ में, इस एक आर्टिकल के आड़ में इस देश के निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को डिफंड कर देता है। क्या समाधान है? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? मेरा कहना है नहीं। जो ही हम कानून में बदलाव लाएंगे, बहुत लोग अति उत्साह में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पावर सीज हो जाएगा, इसको बहाल कर देना चाहिए, निर्वाचन के दौर में भी सुनवाई होना चाहिए, सरकार में बैठे लोग को भी सुनना चाहिए। नहीं, वो कानून बहुत सही बना हुआ है। भारत के चुनाव को कोई रोक ही नहीं सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। यह बहुत ही बेहतर कानून है, लेकिन कानून का दुरुपयोग चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। या पब्लिक डोमेन में सिविल सोसाइटी को समझना होगा कि 24 घंटा पहले चुनाव का घोषणा कर देना कि इनका फैसला ना आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानता था कि हम एसआईआर में बेईमानी हमने किया है। और क्या बेईमानी किया है कि वयस्क मताधिकार की जगह वह नागरिकता की जांच कर रहा था। वयस्क मताधिकार की जगह नागरिकता का जांच कर रहा था। यही बेईमानी था जो इलेक्शन कमीशन ने कि इस बेईमानी को माननीय सुप्रीम कोर्ट पकड़ लिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन ससमय नहीं होने से इस देश के भीतर लोकतंत्र में था कि हमने लगभग सुनवाई पूरा कर लिया है, हम 7 अक्टूबर को फैसला करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे नए तथ्यों की आवश्यकता होगी। जो तथ्य हैं वो पर्याप्त है, या जो नए तथ्य हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में भी एसआईआर शुरू है, उन राज्यों से भी तथ्य आएंगे तो हम लोग उसको पिटीशन के जरिए उसको देखेंगे। क्यों जरूरी है? निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है। इस 75 साल में जब भी बहुमत की सरकार आई तो बहुमत की सरकारों ने जो निरंकुश तरीका अपनाया, उसके खिलाफ सोशलिस्ट पार्टियों के द्वारा निर्वाचन आयोग के खिलाफ कई बार इतिहास में अभियान चलाने पड़े, और उसी अभियान के जरिए 1 सदस्य से 3 सदस्य बनाने का कानून बना। दूसरा कानून में संशोधन हुआ कि वह तीनों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री से, मतलब सरकार से उसको छीन करके उसको एक कमेटी के जरिए किया गया। आज मैंने कहा बहुत साफ शब्दों में कि कानून बनाने का जो अधिकार है पार्लियामेंट को, वो सर्वाधिकार सुरक्षित है उसके पास, ये किसी के पास नहीं है। एक वो लंबी बहस में नहीं जाना चाहते कि भारत के भीतर हम डेमोक्रेसी वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली से हमने एडॉप्ट किया था। 2 ही प्रणाली है दुनिया में लोकतंत्र चलाने का, हम वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली से चलते हैं, हम अमेरिकी मॉडल से नहीं चलते। लेकिन उसमें 3 बात, छोटी छोटी बात है, मैं बता दूं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग छात्र के भी और बुद्धिजीवी लोग जुटे हुए हैं यहाँ, कि वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में साफ लिखा था कि कानून बनाने का अधिकार जरूर सदन के पास है, लेकिन उसको एडवाइस करने के लिए 3 स्टेज चाहिए। क्या कानून की आवश्यकता है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कानून की बनाने की जरूरत है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्या बहुमत है हमारे पास सरकार चलाने का, तो इसका मतलब हम कोई कानून बना देंगे। इसीलिए वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में साफ कहा गया था कि एक वैसा सिविल सोसाइटी के जरिए एक प्रेशर आएगा कि कानून बनाने की जरूरत है कि नहीं, जो हमारे देश में आज तक वो बिल्ड नहीं हो पाया। मतलब सरकार तय करती है कि कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, और स्वाभाविक है जब सरकार तय कर ले कि कानून बनाना है तो हमको रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बहुमत उनके पास है और बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। तो स्वाभाविक है कानून जब आएगा ऑटो पायलट मोड में, एक बार ले हो गया कानून तो उसको रोकने का मतलब सरकार को गिराना होता है। सरकार अब उसको पास कराएगी। यह एक दुखद बात है, यह हमारे संविधान की एक खराबी भी है। सरकार बचाना, लगातार सरकारें गिर रही थी। जो पार्टियों के टूट का जो कानून था, एक छोटा कानून था, पहले
1/3 था कि 1/3 से ही पार्टियां टूटेंगी, वो एक जरूरी कानून था संशोधन, क्योंकि लगातार कई सरकारें गिर गई थी, तो उसको 2/3 से कर दिया गया। कोई पार्टी तोड़ना होगा तो 2/3, वो ठीक था। वहां तक हम लोग समझते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट चाहे तो पार्टी तोड़ना चाहे तो उसको, लेकिन गलती क्या हुआ कानून बनाते समय कि उसमें लिख दिया कि अगर कोई सदन के सदस्य पार्टी के डिफरेंस वॉइस में हैं, उनकी अलग राय है, इस आधार पर भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये सबसे ज्यादा खराब कानून का उदाहरण है। इस देश के जिन राजनीतिज्ञों ने अगर ये तय किया था, मान लिया जी कोई आम आदमी के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, जैसे कि उच्च शिक्षा नीति ही हो, तो उस पर हमारी जो पार्टी का अध्यक्ष का राय होगा वही मेरी राय होगा, ये हमारी अलग राय नहीं होगी। तो हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, हमारा विधायिका की स्वतंत्रता बाधित हो गई। यहां पर आकर के केवल और केवल पार्टी के अध्यक्ष को देश का कोई कॉर्पोरेट हो या कोई प्रेशर ग्रुप अगर उसको कन्विंस कर लिया कि कानून को बनना है, तो उसको कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मेंबर है अब वो डमी है। हम जितना बहस नकली जो भी बहस करें विधानसभा लोकसभा के भीतर, हम नकली बहस करते हैं, वो वास्तविक बहस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसी कानून में लिखा है, उसी कानून में सर लोग अप्लाई करते हैं कि अगर आपकी राय पार्टी की राय के खिलाफ है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हम बनाए थे कानून सरकार बचाने के लिए, लेकिन उस कानून के भीतर जो डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के जो माफिया हैं, उन्होंने उसको कानून में इस प्रावधान को जुड़वा दिया कि कोई भी सदस्य अपनी पार्टी के शीर्ष के राय के विपरीत नहीं जा सकता। इसीलिए अमेरिका और भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर है। यही आकर के क्यों अमेरिका में पार्लियामेंट सर जिक्र कर रहे थे विद्यार्थी जी कि डेमोक्रेसी कहीं बची है थोड़ी सी, तो वो अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर बचा है। उसका केवल और केवल एक आधार है कि वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोटिंग राइट तक फ्रीडम है। हमारे भारत के भीतर केवल वोटिंग राइट का नहीं सबटेज किया गया, मैंने वोटिंग राइट तो पार्टी के आधार पर करना ही होगा, और बोलने का भी पार्टी के आधार पर ही होगा। अमेरिका के भीतर क्या है कि वहां सदन के भीतर सभी मेंबर अपनी राय रख सकते हैं पार्टी के बियॉन्ड जाकर, और यहां तक कि बिल पर भी वोटिंग अलग। फिर भी वहां लोकतंत्र है कि नहीं? क्या सरकार वहां चल रहा है कि नहीं? आज सबसे मजबूत लोकतंत्र है, वहां मजबूत सरकार है। और केवल और केवल कानून बनाते समय एक बात पर ध्यान देना था कि केवल सरकार बनाने बिगाड़ने में आप वोट इधर से उधर नहीं दे सकते, केवल एक लाइन लिखना था, वो पार्टी की राय से होगा। लेकिन यहां तो बोलने का भी गलत कानून बन रहा है। हमारी लाचारी है, हम विपक्ष में है तो उसकी आलोचना करेंगे, और हम सत्ता पक्ष में है तो उसका समर्थन करेंगे। यही हमारे देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके बियॉन्ड नहीं है। इसीलिए आप लोग कभी कभी आम आदमी बहुत हल्ला करता है कि आप तो जाकर के कुछ करते नहीं। वहां हम इसलिए नहीं करते कि करने का अधिकार ही नहीं दिया, संविधान हमको रोकता है काम करने की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इलेक्शन कमीशन तो इसलिए उसके दौर में ही कहा कि कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में कहा गया कि बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी, लेकिन कानून जो बनेगा वो सर्वानुमति से बनेगा। हर उस सदस्य से अंतिम तक राय लेने का प्रयास किया जाएगा। अब विधानसभा में नहीं होता, यहाँ रोड रोलर है, कानून आधे घंटे में पास करना है। पार्लियामेंट में अभी भी है, थोड़ा बचा है, पहले जैसा नहीं। मिनिमम 6 घंटा से लेकर 6 दिन तक एक कानून पे बहस होता है। बहस के बाद भी अगर बहस में व्यवधान हो गया, जैसे हल्लानामा होता है ना, तो हल्ला हंगामा हो गया तो उस कानून को पास नहीं किया जाता है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है नेक्स्ट सिटिंग के लिए। बजट को छोड़ करके बजट पास करना पड़ता है, क्योंकि वो सरकार उससे खर्चा बंद हो जाएगा, तो बजट के लिए छोड़ करके बाकी चीज। लेकिन नए स्पीकर जो हैं 10 सालों से, जो ओम बिरला 11वें साल में, अब इस परंपरा को नहीं मानते। हंगामा होता रहता है और कानून थम्पिंग मेजॉरिटी, जिसको क्या बोलते हैं, ताली पीट करके वो कानून पास हो रहा है पार्लियामेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं, एनवी रमन्ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, याद होगा रमन्ना साहब के बारे में। उन्होंने हैदराबाद में दीक्षांत समारोह में कह रहे थे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पर बोझ बहुत बढ़ गया है काम का,
तो लोगों ने पूछा कि कौन ऐसा काम आपके बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट का जो आप कह रहे हैं कि काम बहुत बढ़ गया। कहा कि जब भी संवैधानिक मसले आते हैं हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि यह जो कानून बना था किस पर्पस से बना था, और इसके चलते हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम फैसले लेने में देर करते हैं या फैसले हम गलत लेते हैं। अब उन्होंने क्या कहा आगे उससे विस्तार से कि पहले हम पिछले मतलब 10-12 साल पहले तक मानते थे कि जब भी हम संवैधानिक मामलों में बहस कर रहे होते हैं करते थे, बहस को सुनते थे, फैसला से पहले हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाते थे और पूरी प्रोसीडिंग हम लोग करते थे दिन भर का कि इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था इस कानून को बनाने का, और तब हम लोग उसके आधार पर निर्णय लेते थे कि यह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से पार्लियामेंट में बिना बहस का या अधूरी बहस के आधार पे या नहीं बहस के आधार पे कानून पास हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी नहीं समझ पाते, न्यायपालिका के लोग, कि संवैधानिक मामले में हम फैसला क्या दें। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता भारत के लोकतंत्र के लिए कि हम एक सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट कानून पास कर रहे हैं और एक सुप्रीम बॉडी जो न्यायिक समीक्षा कर रही है, दोनों के बीच में संवाद की इतनी कमी है कि कानून क्यों बना, ये कानून रहना चाहिए या कानून नहीं रहना चाहिए, यह एक संकट है। मैं एक उदाहरण देता हूं इस मामले में। वह कानून पे बहस हो रहा था पार्लियामेंट के भीतर, क्योंकि लेटेस्ट कानून था, उस पर एक संवैधानिक मसला था। मुझे भी पार्टी की तरफ से अवसर मिला और 10 मिनट मुझे बोलना था, स्पीकर ने 5 मिनट में मेरा बटन बंद कर दिया था। उनके पास एक वीटो है स्पीकर को, उन्होंने सीधे और हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी जान लीजिएगा। हम प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकते हैं इस देश में, हम राष्ट्रपति को चैलेंज कर सकते हैं, हम स्पीकर के किसी भी जुरिडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। एज ए मेंबर भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, कोई मैकेनिज्म नहीं बना है। उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय है हमारे लिए और कोई तरीका नहीं है। जितना विवेकाधीन पावर इस देश के भीतर स्पीकर को मिला है, उतना मुख्य न्यायाधीश को भी इस देश में नहीं मिला हुआ है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, उनको कंसल्टेशन के जरिए काम करना होता है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 सिर्फ जजों के साथ या बेंच के साथ, ये सिंगल बेंच है हमारे स्पीकर, इनको कोई असिस्ट नहीं कर सकता और कोई सलाह नहीं दे सकता। इनकी मर्जी है, चाहे तो एडवोकेट जनरल को बुला के राय ले ले, नहीं चाहे तो नहीं ले, कोई बाइंडिंग इन पर नहीं है। और ये मिलना चाहिए था पावर कि कैसे कार्यपालिका से, प्रधानमंत्री से विधायिका को अलग रखा जाए, पूरे डिबेट को कैसे स्वतंत्र रखा जाए, जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता। हम उसकी बात इस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम प्रॉब्लम कहां हुआ, वह कानून पे 10 मिनट की जगह 5 मिनट बोलना पड़ा और 3.5 मिनट पे मेरा बटन दबा दिया गया। मैं भी भूमिका तैयार कर रहा था, हमको फैक्ट पर आना पड़ा। फैक्ट भी 5 से 7 मिनट का था। मुझे मालूम होता कि 5 ही मिनट बोलना है तो मैं सीधे फैक्ट पर चला गया होता, भूमिका हम नहीं बनाए होते। मैंने एक बात पूछा था, माननीय स्पीकर महोदय, क्या भारत की संसद 2 तरह का कानून बनाएगी, अल्पसंख्यकों के लिए अलग और बहुसंख्यकों के लिए अलग? और मैंने कोट किया था, किसी सदन के भीतर जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा था तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि कोई भी गैर हिंदू इसका मेंबर नहीं होगा। अगर कलेक्टर सेक्रेटरी होता है बोर्ड का, कलेक्टर अगर गैर धर्म का होगा तो उसका नीचे का अधिकारी उस बोर्ड में शामिल होगा। एडीएम से नीचे भी अगर कोई बौद्ध हो गया, कोई ईसाई हो गया, तो तब तक उसको खोजना है नीचे का अधिकारी, जब तक कि वो हिंदू ना हो। ठीक वही जब वक्त कानून बना रहे हैं तो उसके बोर्ड में आप दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया और इसी आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब गया लोग, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पे उस सेक्शन को स्टे कर दिया और पूछा सरकार से। महत्वपूर्ण होता है पार्लियामेंट का बहस। अगर ठीक आप अपनी राय रखते हैं तो कोर्ट के लिए भी एक आधार होता है कि इस एक्ट का क्या पर्पस था। हम निर्वाचन आयोग पर इसलिए आना चाहते हैं, ये निर्वाचन आयोग का ही सब हिस्सा है। निर्वाचन आयोग के जो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ वो पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ कि अब तीन जो कमेटी होगी वो कमेटी सरकार केंद्रित होगी या सरकार नियंत्रित होगी। ये कानून बन रहा था और हमारे देश के सभी लोग
मौन साध लिए थे और उस कानून को बनने दिया। उसी दिन डेमोक्रेसी के डेथ वारंट पर साइन हो रहा था और एक तरफा अधिकार दिया गया इलेक्शन कमिश्नर को कि प्रधानमंत्री चुन ले कि कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, और फिर प्रधानमंत्री के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर काम शुरू करेगा। जो हमारी पूरी लड़ाई 75 साल में चुनाव आयोग की सुधार की लड़ाई थी, जो विभिन्न कालखंड में हम पार्लियामेंट की ताकत के जरिए हासिल किए थे, वो रिवर्स कर गया। हम पुनः वहीं चले गए जहां पहले निर्वाचन आयोग था, और जिसका खामियाजा आज एसआईआर के जरिए, एसआईआर ही अकेला मसला नहीं है। पहले आचार संहिता 6 महीना पहले लागू हो जाता था, कोई भी नीतिगत घोषणा 6 महीना पहले आपको करना होता था, कोई बजट कोई डेवलपमेंट वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में 6 महीना पहले उसको स्टॉप कर दिया जाता था, पुरानी योजनाएं ही चलेंगी। आज इलेक्शन कमीशन ने, अब तो आचार संहिता का किस दिन लागू होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है शाम को 4 बजे, उस दिन सुबह 10 बजे तक प्रधानमंत्री घोषणा कर रहा होता है या राज्य के मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं कर रहे होते हैं। हमारा आज लेवल प्लेइंग है ही नहीं। लोकतंत्र के बुनियाद में मैं पीछे थोड़ा जाना चाहता हूं। ये जो अभी जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसके सबसे बड़े जो माने जाते हैं आर्किटेक्ट, वो हेनरी फोर्ड को माना जाता है। हेनरी फोर्ड कंपनी जो है, आप जानते होंगे, उसके मालिक थे, एक बड़े कॉर्पोरेट के मालिक थे, एक बड़े कैपिटलिस्ट थे। वो एक कैपिटलिस्ट ने दुनिया के लोकतंत्र को डिजाइन करते समय बहुत सारे इसमें थॉट्स और आइडिया हैं प्रोफेसरों के, यूनिवर्सिटियों का, लेकिन आज भी सबसे बेसिक फंडामेंटल है वो हेनरी फोर्ड, क्योंकि वो प्रोफेसर तो थे नहीं कि उनके किताबों को पढ़ाई जाए, लेकिन उनके किताब को पढ़िए। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि लोकतंत्र तभी लोकतांत्रिक होगा जब पूंजी का लोकतांत्रिकरण होगा। बिना पूंजी के लोकतांत्रिकरण के लोकतंत्र, प्रजातंत्र ज्यादा प्रजातांत्रिक नहीं हो पाएगा। अब ये पूंजी को बहुत महत्व दिया था उन्होंने, और गांधी जी भी कहते थे, महात्मा गांधी, कि साधन बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम पूरे आंदोलन को चलाने के लिए पैसा किसने लगाया। अगर साधन पवित्र नहीं है तो कभी भी लक्ष्य साध्य हमारे पवित्र नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने कहा, पूंजी के लोकतंत्रीकरण की उन्होंने बात किया, इसीलिए उन्होंने शेयर होल्डिंग्स का विषय लाया कि कोई एक कॉर्पोरेट का, एक व्यक्ति का पैसा नहीं रहेगा, शेयर मार्केट में पैसा आपको फ्लोट करना होगा और आम आदमी को शेयर बेचना होगा। कितने रुपए का? 10 रुपए का। जितनी भी पूंजी होगी उसका भागा देकर 10 रुपए, जितना करोड़ शेयर होगा बाजार में आपको बेचना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि शेयर कोई एक व्यक्ति के पास सब शेयर नहीं होगा। अमेरिका में नियम है, किसी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में मालिक का शेयर 50% से नीचे होगा, कि अगर मालिक कोई बदमाशी कर रहा हो या कोई राजनीतिक तौर पे दिशा ले रहा हो तो उसको कौन रोकेगा? उसका शेयर होल्डर, जो आम आदमी के पास शेयर था। तीसरी बात उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, डायरेक्टर्स होंगे। शेयर होल्डर्स तो सीधे नहीं जाएंगे रोज कंपनी में दिखाने के लिए, काम बताने के लिए, तो वो चुनेंगे डायरेक्टर। 7-8 लोग डायरेक्टर होंगे जो कंपनी को एडवाइस करेंगे। देखा जाए, जितना हमारा लोकतंत्र भारत में, जितना मजबूत लोकतंत्र नहीं है आम आदमी से, कॉर्पोरेट ने अपने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उसने कानून बनाया। अभी हम इसमें जाएंगे, 2 मिनट बताएंगे कि किस तरह से इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन है देश के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इतने कानून लाने जा रहे हैं लोग, जहां पे श्रम बिल लाने जा रहे हैं, जो सबसे काला कानून। इतना ही नहीं, सेबी का, जो अभी मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, उस पर एक कानून लाने जा रहे हैं। ये काला दिन जो कॉर्पोरेट को अलोकतांत्रिक कर रहा है, कॉर्पोरेट को अलोकतांत्रिक, पूंजी का मैंने कहा लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, यहाँ पे पूंजी का लोकतंत्रीकरण के खिलाफ कानून आने जा रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा? और कोएग्जिस्टेंस है, पूंजीवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के बिना जीवित रह ही नहीं सकता, ये हेनरी फोर्ड ने कहा था। और ये ढके छुपे सब लोग स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दल चलाने वाले लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा हमको, हम कैसे पार्टी चलाएं, हमारी लाचारी है, इनसे लेना, उनसे लेना, कैंडिडेट से लेना। है आरोप लगते हैं राजनीतिक दलों पे, नेताओं पे। एक है
ये इसी कानून के जरिए आपको, और इसके बाद वो दूसरा कर रहे हैं, ये 2 कानून, और तीसरा कानून भी इसी सत्र में ला रहे हैं, वो दिवालिया संशोधन कानून। एक कंपनी दिवालिया संशोधन कानून अधिकार देता है कि देश में 1-1 लाख करोड़ रुपए का लोन अनिल अंबानी पर था, 1.5 लाख करोड़ का, और सेटलमेंट कितने पर हुआ? मुश्किल से 10-15 हजार करोड़ पर। मैंने 100 रुपए लोन लिया बैंक से और 10 रुपया पर उसको माफ कर दिया गया, 10 रुपया लेकर के। लेकिन वही जब किसान लोन लेता है इस देश में, कोई इंडिविजुअल लोन लेता है, तो उसको 1 रुपया भी माफ करने का अधिकार नहीं है बैंक को। यहां ऐसा कानून नहीं है। आपको पूरा चुकता करना होगा या फिर आपको जेल जाना होगा। क्यों जेल जाना होगा? उसमें पैसा को सुनने का अधिकार जो मिला है वो कलेक्टर को है, और कलेक्टर हमेशा सरकार की बात करता है। इसमें कोर्ट, इसका अलग ट्रिब्यूनल है। कारोबारी का से पैसा वसूलने का ट्रिब्यूनल अलग है, और किसान से पैसा वसूलने का कौन है ट्रिब्यूनल का हेड? सरकार खुद ही है। कलेक्टर तो सरकारी है ना, एक पैसा वसूल लेती है, लेकिन कारपोरेट का पैसा। ये 3 ऐसे जो कानून आ रहे हैं, और चौथा बीमा कानून। बीमा कानून में क्या संशोधन आने जा रहा है कि कोई भी कंपनी का एजेंट, जैसे कि वो जीवन बीमा हो गया, ओरिएंटल हो गया सरकारी, वो उसका भी एजेंट रह सकता है, प्राइवेट का भी रह सकता है। अब क्या है कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बीमा सेक्टर का, जो सरकार ने लंबे समय तक उसको ग्रो की थी ट्रेनिंग दे करके, वो अचानक से वो स्विच ओवर करने का उनको अधिकार मिल जाएगा। वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ छोटे से उनको जो कमीशन मिलता है थोड़ा ज्यादा उसको दे देगा, वो टोटल रॉयल्टी चेंज कर जाएंगे। यही कानून में संशोधन है। देखने में बड़ा साधारण लग रहा है कि बीमा एजेंट को हम फ्री कर रहे हैं कि वो कई कंपनियों का वो एजेंट रह सकता है। इतने से ही इस देश में पूरा बीमा का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस के पास। किसका पैसा है? आम आदमी का पैसा है। उसका मुनाफा सबके पास जाता है। अब ये पैसा कहां चला जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, और कॉर्पोरेट में जाएगा तो फिर वो फायदे के लिए उसका निवेश करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दोनों में फर्क इतना होता है कि सरकार केंद्रित जो पूंजी है और जो निजी क्षेत्र का केंद्रित पूंजी है, दोनों में मुनाफा होता है। लेकिन यहाँ सामाजिक सुरक्षा को बरकरार रखते हुए सरकार में और निजी क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं रह जाता है, केवल और केवल मुनाफा रह जाता है। इतना ही फर्क है दोनों की व्यवस्था में। मैं ज्यादा इसलिए इसको कह दिया, अभी मैं जर्मनी भी गया था। वायनाड जो कंसंट्रेशन कैंप था जिसकी चर्चा गैस चेंबर की कर रहे थे, मैं फ्रैंकफर्ट उतरा। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, और मुझे तब नजर गया, मुझे आकर्षित कैसे हुआ कि राजनीतिक कार्यक्रम में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कि वो जो नारे लगा रहे थे जर्मन भाषा में था, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा था कि महात्मा गांधी का फोटो लिए हुए था। आज भी यूरोप के भीतर गांधी आइकॉन है, दुनिया के भीतर गांधी आइकॉन है, लेकिन भारत के भीतर क्या हालत है? अब तो हम शर्माते हैं, समाजवादी धड़ा हो और बाकी का धड़ा की तो बात ही नहीं करना है। गांधी को शर्माते हैं लोग नाम लेने में। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 3 महीना पहले एयरपोर्ट पे देखे तो आंदोलन में केवल एक फोटो का इस्तेमाल हुआ था, वो महात्मा गांधी का, इसके अलावा किसी का नहीं। वहां भी नेता रहे होंगे जर्मनी में, एक से बड़े नेता हुए होंगे, केवल हिटलर ही थोड़ा था, लेकिन किसी की चर्चा वहां नहीं है। क्योंकि जो बुनियाद है लोकतंत्र का, वो बुनियाद महात्मा गांधी के रास्ते जाता है, वो है पूंजी का लोकतंत्रीकरण। बाकी जो व्यवस्थाओं में पूंजी का लोकतंत्रीकरण कम है। क्यों कम है? लोग पूछते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है? साम्यवाद और समाजवाद नहीं, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है? मेरी जो पढ़ाई है, जो महात्मा गांधी और लोहिया ने लिखा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, दोनों ही एक ही व्यवस्था है। दोनों में कोई फंडामेंटल व्यवस्था में अंतर नहीं है। दोनों ही मुनाफा केंद्रित है, और मुनाफा पूंजीवाद में मुनाफा निजी व्यक्ति को जाता है, और साम्यवाद में वो मुनाफा राज्य को जाता है। लेकिन दोनों ही मुनाफा की बात कर रहा है, सरप्लसेस के कलेक्शंस की बात कर रहा है।
पूरी सोसाइटी का जो निर्माण हुआ है वो कलेक्शन, सोसाइटी का मतलब कौन? गवर्नमेंट। कहा जाता है गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जो सोसाइटी ने सरप्लस जनरेट किया वो किसके पास रहना चाहिए? क्योंकि किसी के घर पे सोना है, किसी के घर पे अनाज है तो लूट लेगा। तो लोगों ने कहा ये तो भाई इसको खत्म करना है ना, तो एक सरकार बनानी होगी, और सरकार की उदय हो गया तो सरकार के लिए पैसा चीज चलाने के लिए वो पैसा कौन देगा? वही आदमी देगा जिसके पास सरप्लस था, टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया, स्टेट के पास आएगा। यही है पूरी राज व्यवस्था दुनिया में। लाख साल पहले जब राज व्यवस्था शुरू हुआ 3000 4000 पहले, तो व्यवस्था का आधार इतना ही था कि इंडिविजुअल्स की संपत्ति को कलेक्ट करना राज के पास। लेकिन राज के पास कितनी संपत्ति होना चाहिए? राज के पास कितनी संपत्ति की जरूरत होनी चाहिए? किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? यह तय नहीं हुआ फार्मूला। अनलिमिटेड लोग पैसा मांग रहे हैं लोगों से, आम आदमी से, पैसा दो हम राज चलाएंगे। क्या करेंगे? हम रोड बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे। किसने कहा? पैसा देने वाले सब लोग हैं, और फायदे किसको होंगे? ये बात को समझना होगा। 1-1 लाख करोड़ का इस देश में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन 1 लाख करोड़ की मंडी नहीं बन रही है किसानों के लिए। ये फर्क होता है। इस देश के भीतर किसान का अनाज, फल सड़क पे बिकता है, लेकिन पैर में पहनने वाला जूता एयर कंडीशन में बिकता है। ये फर्क है, ये व्यवस्था था। सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसा लेकर के आम आदमी से यह पैसा पूंजीपतियों को आप दे देंगे। यही खेल है पूरा आज के समय में। जो सो कॉल्ड जो कैपिटलिस्ट जो अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं कि हम उद्योगों के समर्थक हैं और इसी तरह की सरकार होना चाहिए, ये विषय को लेकर के मैं बात को समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। महात्मा गांधी के सामने एक सवाल था। जब कांग्रेस बन रही थी 1985 से लेकर 1885 से 1915 के बीच में सालाना एक जलसा होता था बड़े लोगों का, बैरिस्टरों का, और कांग्रेस एक प्रस्ताव पास करती थी और इसका कोई भी टेकर नहीं था इस देश में। आम आदमी कोई नहीं सोचता था कि कांग्रेस भी नाम का कोई चीज है और कांग्रेस कहां क्या रही है, वो लोग समझ नहीं पाते थे। महात्मा गांधी आते हैं तो केवल कांग्रेस को और आम जन को जोड़ देते हैं, तब कांग्रेस के एजेंडे बदल जाते हैं। महात्मा गांधी एक कांग्रेस, 3 कांग्रेस है, एक आजादी से पहले वाली कांग्रेस, एक आजादी के बाद वाली कांग्रेस और एक 69 के बाद वाली कांग्रेस। तीनों कांग्रेस अलग है। अगर तीनों को मिला दीजिएगा तो कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। एक तीनों कांग्रेस एक नहीं है, तीनों कांग्रेस अलग है। आजादी से पहले वाली कांग्रेस ने जनता बनाई, जनता ने बनाई थी। आजादी के बाद वाली कांग्रेस किसने बनाई थी? नेहरू साहब ने बनाया था, और 69 में इंदिरा गांधी ने बनाया था। इंडिकेट और सिंडिकेट एक डेवलपमेंट इस पर नहीं बोलेंगे, ये इस पढ़िएगा आप लोग, पढ़ने वाले लोग की मेरा कहने का अर्थ क्या था। आम जन से क्या उन्होंने जुड़ाव पैदा हुआ महात्मा गांधी ने? वो जुड़ाव कहा कि देश में हमारा सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं है, और सत्ता परिवर्तन लक्ष्य कांग्रेस का 1930 तक नहीं था, 1935 तक नहीं था। इस देश में सत्ता परिवर्तन महात्मा गांधी वक्त की कांग्रेस में बात कर रहा हूं। बाकी लोगों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ लोग कहते होंगे कि हम सत्ता चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे कि अंग्रेजों के भी जमाने में व्यवस्था अगर लोकतांत्रिक हो सकता है तो इसको करवा लेना चाहिए। लेकिन जब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कायम करना चाहते थे अंग्रेज, जबकि अपने लिए बेहतर उन्होंने बनाया था देश, ऐसा नहीं था, वो निरंकुश लोग नहीं थे। अंग्रेज अपने लिए निरंकुश नहीं थे, वो तो डेमोक्रेसी ले आए थे, बेहतरीन डेमोक्रेसी। आज भी हमसे उनके बेहतरीन डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट भी उनका बेहतर है हमसे, उनकी गुणवत्ता, उनके सारे काम। लेकिन अपना राज, अंतिम में क्या फैसला हुआ कि हम अपना राज क्यों नहीं चला सकते, क्यों विदेशी? तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव की लड़ाई थी उनकी कि लोकतंत्र में मतलब कि हमारा जो राजनीतिक बदलाव होगा, सत्ता बदलाव होगा, वो केवल हम राज के लिए नहीं कि वो गवर्नर था वो चला जाएगा और प्रधानमंत्री एक भारतीय बन जाएगा, ये व्यवस्था महात्मा गांधी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का लक्ष्य है, इसीलिए लोग कांग्रेस से जुड़े या राजनीतिक दल से जुड़े या लोकतंत्र से जुड़े। ये तीनों लगभग कॉमन है, एक तरह से देखेंगे तो कोई तीनों में बहुत अंतर नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब 75 साल के बाद आज खड़ा हैं, सामाजिक बदलाव हुए हैं, इसमें हम मानते हैं कि 70 से 80% लक्ष्य
हम हासिल किए हैं वो छुआछूत खत्म हुआ है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ है। ये सामाजिक परिवर्तन हम लोगों ने करने में कामयाब रहे हैं। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हमारी ताकत है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी हमारी है। लेकिन ठीक दूसरा पक्ष आर्थिक, वो गैर बराबरी बढ़ा है। हम 47 में जहां एक आम आदमी और एक अमीर आदमी के बीच के जो फासले को देखेंगे, वो फासला अब बढ़ गया। अमीर आदमी के पास पैसे ज्यादा चले गए और गरीब आदमी के पास पैसे कम हुए हैं। ये हमारी विफलता है 75 साल के लोकतंत्र की। इस बात में स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। यह तमाम आंकड़े भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना आंकड़े के कह रहे हैं। सर ने कोट किया कि 1% लोगों के पास 33% संपत्ति है। क्या ये आजादी के समय थे इतने? नहीं थे, इतने कम थे पैसे। और जो ये जो कानून की मैं बात कर रहा था, 5-6 कानून, हम इससे पहले वाले कानून को छोड़ दें कि इस प्रक्रिया को और तेज करेगा। पूंजी का केंद्रीकरण और तेजी से होगा। जो गोवलकर का जो बंच ऑफ थॉट है, उस हिसाब से वो तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं बात को अब खत्म करना चाहता हूं कि इसका रास्ता क्या है। हम बैठे हुए ये लोग सोचते हैं कि अंतिम रास्ता केवल लोकसभा और विधानसभा है, तो हम मुगालते में हैं। लोग ये सोचते होंगे कि हम जिसको चुन लेंगे इसीलिए बदल देंगे, ये हम मुगालते में लोग हैं। हमको सिविल सोसाइटी, जिसकी चर्चा किया था विद्यार्थी जी ने, मजबूत करना होगा। विश्वविद्यालय से लेकर के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालक जो तत्व हैं, किसान मान लीजिए, मोदी जी को पहली बार डिफीट किसने दिया? किसान आंदोलन ने। तब दिया था 17 में भूमि अधिग्रहण कानून पर पहला डिफीट हुआ था, और दूसरा डिफीट 2020 में 3 कृषि काले कानून पर। किसान पर भी बांटने के लिए बहस हुआ देश भर में कि ये जो किसान जो है, ये अमीर किसान है, ये जमींदार किसान है, ये आढ़ती किसान है, और पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया। सत्ता पक्ष के ही नहीं, विपक्ष में बैठे लोगों को किसान समझ में नहीं आता कि किसान होता क्या है। ये भारी एक झंझट है। हम पूंजी और किसान दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। जो खेत है मेरा, वो एक पूंजी है, लेकिन जो किसानी हो पूंजी नहीं, वो एक अलग चीज है। किसान किसान होता है, कितने बीघा का किसान है महत्व नहीं रखता। वो 1 बीघा का किसान चाहे 1000 बीघे का किसान, किसान किसान है। और इस देश में किसानों पे सीलिंग लाए गए, जो लाना भी चाहिए था। कितनी बड़ी आबादी को हम एक किसी खास वर्ग समूह को हम ज्यादा जमीन नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन यही सीलिंग तो पूंजी पर भी लगना था ना। इस 75 साल में एक व्यक्ति का देश में नाम बता दें कि पूंजी पर किसी ने सवाल खड़ा किया हो कि ये सीलिंग होना चाहिए, कितना से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं होना चाहिए। ये सीलिंग कौन लगाएगा? और जब तक हम ये नहीं लगाएंगे, हम इसी पूंजीवाद की लोकतंत्रीकरण की बात कर रहे थे जो हेनरी फोर्ड ने कहा था, जब तक हम इसको नहीं नियंत्रित करेंगे, हम कोई सरकार बनाते बिगाड़ते रहेंगे। हम बैठे हुए आपस में लोग कल सरकार बदलने वाले लोग हैं, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी, यह अभी तय करना हमारा काम है। हम अगर नहीं तय करते हैं तो सरकार बदलने का क्या मतलब? कल वो सरकार में थे, मैं कल आज मैं सरकार में हो जाऊंगा। मैं भी कृषि मंत्री बिहार का बना था। लोग कहते थे चलने दो, मैं कहता था ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरीके से चल रही है नीतीश की सरकार, हमने बदलने की लड़ाई लड़े, हम हार गए, लेकिन हारे तो झुके नहीं। मैंने इस्तीफा दे दिया। झुक भी सकते थे, समझौता कर लेते। कई नौकरशाहों ने मुझसे कहा, कई नेताओं ने कहा कि राज मुबारक हो, हम इस राज के खिलाफ हैं। तो आज हमारा झुकना ही हमको सत्ता से आज बाहर कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी पूरा चीज हमारे पर लद गया। वो बच निकलने में कामयाब हुए, तो जो बेईमान लोग थे वो बच निकले, आज वापस सत्ता में आ गए। हम लोग दोषी नहीं होते हुए भी दोषी साबित हुए, और आज हम सत्ता परिवर्तन में हम नहीं कर पाए। इस विफलता को भी मैं स्वीकार करता हूं व्यक्तिगत तौर पे।
इसलिए हम पार्टी पर नहीं आरोप लगाते, सब लोग मिलकर अच्छा किया होगा। मैं मानता हूं कि हमने नहीं मुक्त करा पाया बिहार को। किससे मुक्त नहीं करा पाया? एक बीमार व्यक्ति से। अगर वो स्वस्थ होते तो एक अलग बात होती। एक बीमार व्यक्ति से हम बिहार को बदलाव नहीं कर पाए 13 करोड़ लोग, और हमारे जैसे राजनीति करने वाले लोगों का कोई अचीवमेंट नहीं है, विफलता है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।